हेलो फ्रेंड्स। इतिहास में बहुत कम ऐसे इंसिडेंसेस है जब कोई जंग 75 या 78 साल चली हो। फिलहाल एक ऐसी ही जंग है जो पिछले लगभग 78 सालों से चलती आ रही है और पिछले 1-1.5 सालों में यह काफी इंटेंसिफाई हो गई है। इसी जंग के बारे में हम बात करेंगे। यह जंग है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। हाल ही में इजराइल ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि वो पूरा गाजा स्ट्रिप जो है, पैलेस्टाइन का एक हिस्सा है गाजा, उसको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। क्या महत्व है इस डिक्लेरेशन का और क्या हो सकते हैं उसके परिणाम, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि यह जो इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उसकी शुरुआत कहां हुई, कैसे हुई और ऐसे क्या फैक्टर्स है जो इस जंग को अभी तक शुरू रख रहे हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। अगर हम यूरोप की हिस्ट्री के बारे में देखें तो यूरोप के कई भागों में काफी पहले से यहूदी विरोधी भावना रही है और इसी यहूदी विरोधी भावना को इंग्लिश में एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। पहला विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म होने की कगार पर था तो एक बात साफ हो गई थी कि एक प्राचीन साम्राज्य जो था, ओटोमन साम्राज्य, वो टूटने वाला था। वर्ल्ड वॉर वन में ये ओटोमन साम्राज्य जो था, ये जर्मनी की तरफ से लड़ा था और इसीलिए मित्र शक्तियां जो थी, खासकर इंग्लैंड, वो उसके टूटने का इंतजार कर रही थी। 1917 में इंग्लैंड के विदेश सचिव जो थे, आर्थर बेल्फोर, उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद यहूदी लोगों के लिए एक पैलेस्टाइन देश की स्थापना कर दी जाएगी। दरअसल यह इजराइल देश की स्थापना की शुरुआत थी, जिसे एक जीविश नेशन स्टेट के तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज स्थापित करना चाहते थे। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद एंटीसेमिटिज्म को औपचारिक मान्यता दी। दरअसल हिटलर का मानना यह था कि वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी जो हारा था, उसकी एक बड़ी वजह उसकी जीविश पॉपुलेशन थी और वो ज्यूस को गद्दार कहता था। हिटलर ने इन्हीं ज्यूस लोगों को पनिश करने के लिए कई सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बने, जिसमें ज्यूस को या यहूदियों को कैद किया गया और उन्हें बड़ी क्रूरता से मौत के घाट उतारा गया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो विजयी मित्र शक्तियां थी, उन्होंने सोचा कि ज्यूज लोगों की सुरक्षा और अधिकारों को महफूज रखने के लिए एक अलग देश होना जरूरी है। इसी प्रस्ताव को 1947 में यूएन ने भी मान्यता दे दी और इस तरह 1948 में एक अलग ज्यूइश नेशन स्टेट इजराइल अस्तित्व में आया। इजराइल का बनना, वो भी उस भौगोलिक प्रदेश में जहां काफी अरसे से मुस्लिमों का राज रहा हो और काफी मात्रा में मुस्लिम लोग वहां रहते हो, यह बात अरब देशों को पसंद नहीं आई। अरब देश और इजराइल, इनमें कई संघर्ष और लड़ाइयां हुई, जैसे कि 1967 की 6 डेज वॉर, 1973 में हुआ योम किप्पुर वॉर। ऐसे कई संघर्ष हुए। अरब देश जैसे कि इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल में ही बसे पैलेस्टाइन और वहां के मुस्लिम लोगों के प्रति अपनी सिंपैथी, अपना सपोर्ट दर्शाना चाहते थे और आज भी
कुछ अरब देश यही कोशिश करते हैं। समस्या का जड़ इस बात में है कि ये सपोर्ट दिखाने की कोशिश जो है उसमें डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक मार्ग नहीं अपनाया गया, बल्कि मिलिट्री मार्ग अपनाया गया। आज भी कुछ अरब देश इसी तरह से अपना सपोर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ईरान हो गया या यमन हो गया। जिस तरह से ये इजराइल पे मिसाइल अटैक्स करते हैं और फिर बहाना बताते हैं पैलेस्टीनियन सपोर्ट का। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि वेस्ट जो है वो इजराइल के पीछे एज ए सपोर्ट खड़ा हो गया है। और अब ये सिर्फ इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि वेस्ट वर्सेस अरब, ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरह का उसने रूप ले लिया है। इसमें धार्मिक या रिलीजियस महत्व भी है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, जेरूसलम एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है तीनों धर्मों के लिए। जुडाइज्म, जिसका पालन यहूदी या ज्यूज करते हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। ज्यूज मानते हैं कि जेरूसलम में ही उनका फर्स्ट और सेकंड टेंपल था। खैर आज तो वो उद्ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन सेकंड टेंपल की दीवार आज भी जेरूसलम में है, जिसे वेलिंग वॉल कहा जाता है। और ज्यू लोगों के लिए यह उनका सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। इस्लाम में भी पहला किबला जो है वो जेरूसलम ही रहा है, जिसके तरफ देख के लोग नमाज अदा करते थे। बाद में इसे बदलकर मक्का कर दिया गया। जेरूसलम वो शहर है जिसके बारे में माना जाता है कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। क्रिश्चियनिटी में भी जेरूसलम का बहुत महत्व है, क्योंकि ये वही शहर है, वही जगह है जहां जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया गया था या उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। दरअसल इन तीनों धर्मों को एब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है। इन तीनों धर्मों में काफी कॉमनैलिटीज है, लेकिन ये कॉमनैलिटीज कोऑपरेशन का कारण न बनते हुए संघर्ष का कारण बन गई है। अगर हम मैप देखें तो पैलेस्टाइन, जिसे अभी तक एक स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं मिला है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। गाजा स्ट्रिप भूमध्य सागर के तट पर, और वेस्ट बैंक जो जॉर्डन नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने गाजा इजराइल बॉर्डर जो है उसे क्रॉस किया और इजराइल के कई सारे गांव शहरों में लोगों की हत्या की। लगभग 1200 लोगों को उस एक दिन में हमास ने मौत के घाट उतारा और कई लोगों को किडनैप करके, उनका अपहरण करके गाजा में ले गए। इसके बाद इजराइल ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गाजा में, जिसमें अभी तक ये सरकारी आंकड़े, अभी तक उसमें 53,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। इजराइल ने इवन स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और रिलीफ कैंप्स को भी टारगेट किया है। इजराइल के ऑपरेशन में हमास और हिजबुल्लाह के कई बड़े नेता, उनके जो टेररिस्ट लीडर्स थे, उनका भी खात्मा किया गया, जैसे यहया सिनवर, हसन नसरुल्लाह, ये भी इन ऑपरेशंस में मारे गए हैं। गांधी जी का एक कोट है, एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ लीव बोथ साइड्स ब्लाइंड एंड टीथलेस। मतलब कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, अगर हम ये रवैया अपनाएं तो दोनों साइड्स का नुकसान होता है। कुछ यही चीज हमें इजराइल और पैलेस्टाइन में दिखाई देती है। इतने सालों से इन लोगों के बीच में संघर्ष चल रहा है और हर कोई सिर्फ फोर्स यूज करना चाहता है, चाहे वो इजरायली आर्मी हो, आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, या हमास और हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो। इवन ये उस रीजन की जो अरब कंट्रीज है, ये भी इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस वॉर में शामिल रही है। लेकिन अगर ये समस्या
सुलझ सकती है तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक मार्ग से। और इसके पीछे रीजन है, इसके लिए कोशिश की गई है, जैसे कि 1994 में इजराइल ने और पैलेस्टाइन के जो नेता थे यासर अराफत, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ओस्लो अकॉर्ड कहते हैं उसे। और उस एग्रीमेंट को इस तरह से देखा जा रहा था कि ये जो प्रॉब्लम चल रहा है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, ये सॉल्व हो जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एग्रीमेंट को ठीक तरह से कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं गया, ना पैलेस्टीनियन ऑथोरिटीज की तरफ से और ना ही इजराइल की तरफ से। एक सॉल्यूशन और हो सकता है जिसके बारे में चर्चा की जाती है, बात की जाती है, टू स्टेट्स सॉल्यूशन। जैसे कि हम जानते हैं कि पैलेस्टाइन को अभी तक इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने नेशन स्टेट या देश का दर्जा नहीं दिया है। अगर वो दिया जाए और उसकी बॉर्डर्स को क्लियरली डिमार्केट किया जाए तो शायद ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो रुक जाए। दोनों देश, इजराइल और पैलेस्टाइन, अपनी अपनी जगह खुश रहे और तरक्की करें। कुछ जो डिस्प्यूटेड साइट्स है जैसे कि जेरूसलम, उन्हें इंटरनेशनल सिटीज का दर्जा देके जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो है जैसे कि यूएन, उसके कंट्रोल में रखा जा सकता है, ताकि सभी धर्मों के लोग, चाहे वो ज्यूज हो, क्रिश्चियंस हो या मुस्लिम हो, अपने अपने प्रार्थना स्थलों में जाके वहां अपने प्रेयर्स ऑफर कर पाए। यह वक्त आ गया है कि अरब देश जो है वो भी हमास, हिजबुल्ला जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना बंद करे और वही पैसा जो ये वेपन सप्लाई करने में यूज कर रहे हैं, अगर वही पैलेस्टीनियन जो लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यूज करे, तो मेरे ख्याल से पैलेस्टीनियन लोगों को ज्यादा मदद होगी। इजराइल को भी यह जानना जरूरी है कि सिर्फ फाइटर जेट्स का यूज करके और टैंक्स का यूज करके समस्या सुलझाई नहीं जा सकती। आपने गाजा में जो स्कूल्स, कॉलेजेस आपने जो डिस्ट्रॉय किए हैं आपकी स्ट्राइक्स में, आज उसकी वजह से हजारों पैलेस्टीनियन बच्चे जो है वो शिक्षा से वंचित है। आप सोचिए कि ये बच्चे जिनकी शिक्षा, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है, ये जब उनको नहीं मिल रहा है तो आगे उनका भविष्य क्या होगा। आप एक तरह से इनडायरेक्टली एक फर्टाइल ग्राउंड बना रहे हो ये हमास, हिजबुल्ला जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। कल को यही बच्चे जिन्हें आज शिक्षा नहीं मिल रही है, जिनके आगे आज कोई भविष्य नहीं है, कल को यही, चाहे वो आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करते हो ना करते हो, पर अपने लाइवलीहुड के लिए ये कल हमास या हिजबुल्ला जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल होंगे, इनके सदस्य बनेंगे, इनके लीडर्स बनेंगे। वो इंसान जिसने अपना घर परिवार अपनी आंखों के सामने मिटता हुआ देखा हो, जिसके पास आज खोने के लिए कुछ भी ना हो, वो बड़ी आसानी से मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। इजराइल को यह याद रखना होगा कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड को रोकना, जो फॉरेन डिप्लोमैट्स स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां गाजा में आए हैं उन पे फायरिंग करना, यह किसी सभ्य देश की निशानी नहीं है। इससे आप दुनिया में अपनी जो एक इमेज है वो खराब कर रहे हैं। आपने ये जो आपका राक्षसी अवतार जो दिखाया है, इससे ज्यूस के बारे में लोगों में हमदर्दी तो पैदा नहीं होगी, बल्कि इससे एंटीसेमिटिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। जरूरत है कि जो सुपर पावर्स है, यूएस, रशिया, यूरोपियन यूनियन, ये सभी स्टेक होल्डर्स को निगोशिएटिंग टेबल पे लाए ताकि इनमें चर्चा हो सके। मैं नहीं मानता कि एक बैठक में सारी समस्या सुलझ जाएगी, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन ये करना जरूरी है और हमें बार बार करना होगा ताकि हम कंसेंसस बना सके। गाजा का जो नुकसान हुआ है पिछले 1.5-2 सालों में,
उसे रिकवर करने के लिए, वहां पे रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटेट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे हमें एफर्ट्स लेने होंगे। हमें देखना होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट हिट एरिया जो है, इट शुड नॉट बिकम फर्टाइल ग्राउंड फॉर ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। इसके लिए पूरी दुनिया को मेहनत करनी होगी। और यह सब क्यों करना है? क्योंकि कहावत है, इट्स इजी टू हेट बट लव इज मोर पावरफुल। थैंक यू।